अध्याय 12 क्रिया। किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, सुमन गीत गाती है, गिलास मेज पर है, आंधी में पेड़ गिर गया। सुमन गीत गाती है, कार्य करने का बोध। गिलास मेज पर है, वस्तु के अस्तित्व का बोध। आंधी में पेड़ गिर गया, घटना के होने का बोध। उपरोक्त वाक्यों में गाती है तथा गिर गया क्रियापद है। क्रिया की परिभाषा में दो तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। करना कार्यवाची, खाना पीना लिखना खेलना कूदना कार्यवाची हैं। होना अस्तित्ववाची, उपस्थिति अथवा होना दर्शाने वाले शब्द अस्तित्ववाची होते हैं। क्रिया की रचना धातु से होती है। क्रिया के विविध रूप किसी न किसी धातु से ही बने होते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। कुछ क्रियाओं के धातु रूप निम्नलिखित हैं। क्रिया धातु: लिखना लिख, आना आ, गाना गा, चलना चल, बैठना बैठ, जाना जा, पढ़ना पढ़, सुनना सुन। मूल धातु का प्रयोग: कभी कभी धातु अपने मूल रूप में भी प्रयुक्त होती है, किंतु प्रायः यह प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष शब्द तू के साथ आज्ञा के लिए होता है, जैसे तू चल, तू आ, तू पढ़, तू लिख। संज्ञार्थक क्रिया: ना युक्त धातु का उसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्रिया रूप को संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे बच्चा अभी बोलना सीख रहा है, अभी उसे चलना नहीं आता, उसे पढ़ना आता है। सामान्य क्रिया: जहां वाक्य में केवल एक ही क्रिया के प्रयोग द्वारा कथन स्पष्ट किया जाए वहां सामान्य क्रिया होती है, जैसे सुमित हंसा, वह गई, तुम पढ़ो। यहां हंसा, गई तथा पढ़ो एक एक क्रियापद हैं। क्रिया के भेद: क्रियाओं का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया भेद: कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया: जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता उनमें प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे चिड़िया उड़ती है, शेर दहाड़ता है, बच्चा दौड़ रहा है। यहां उड़ना, दहाड़ना और दौड़ना क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं यानी चिड़िया, शेर, बच्चा पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया: जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है या उसके रहने की संभावना रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे माली फूल तोड़ता है, यहाँ तोड़ना क्रिया का फल फूल कर्म पर पड़ रहा है। बच्चा दूध पीता है, यहाँ पीना क्रिया का फल दूध कर्म पर पड़ रहा है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का फल उनके कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। रचना के आधार पर क्रिया भेद: रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया: जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलाकर प्रयोग की जाएं तब वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, जैसे मैं सोना चाहता हूं, उसकी बात सुन लो। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं सोना जमा चाहता हूं जमा हूं तथा सुन जमा लो का प्रयोग हुआ है। ये संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण हैं। नाम धातु क्रिया: संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, रंग से रंगना, गर्म से गरमाना आदि। शब्द नाम धातु क्रिया: थरथर थरथराना, नरम नरमाना, हिन हिनहिनाना, लात लतियाना, गांठ गांठना, फटकार फटकारना। प्रेरणार्थक क्रिया: जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे बुढ़िया डाकिये से पत्र पढ़वाती है। इस वाक्य में बुढ़िया स्वयं पत्र नहीं पढ़ती बल्कि डाकिये को पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, अतः पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रिया है। शब्द प्रेरणार्थक क्रिया: चलना चलवाना, कहना कहलवाना, मिलना मिलवाना, भेजना भिजवाना, खींचना खिंचवाना, मांगना मंगवाना, पढ़ना पढ़वाना, काटना कटवाना। पूर्वकालिक क्रिया:
मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर चला गया, नौकर ने बर्तन साफ करके झाड़ू लगाई। इन वाक्यों में मुख्य क्रियाएं हैं चला गया तथा झाड़ू लगाई। इन क्रियाओं से पूर्व क्रमशः खाकर और साफ करके क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। विधि सूचक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से विधि यानी आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, सलाह, अनुरोध आदि प्रकट हो उसे विधि सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे रामू यहाँ आओ, आदेश, कृपया बैठ जाइए, अनुरोध, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सलाह, सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा न करो, उपदेश, कृपया पहले मेरा काम कीजिए, प्रार्थना। सहायक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे बच्चा खेलता है, मुख्य क्रिया खेलना, सहायक क्रिया है। कुत्ता भाग रहा था, मुख्य क्रिया भागना, सहायक क्रिया था। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले है, हैं, हूं, था, थी, थे आदि शब्द प्रायः सहायक क्रियाएं हुआ करते हैं, परंतु जब इनके साथ मुख्य क्रिया न प्रयुक्त हुई हो तो ये ही मुख्य क्रिया का कार्य करते हैं। जैसे सहायक क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में। बच्चा खेलता है, वे छत पर हैं। वे हंसती हैं, तुम बहुत प्रसन्न हो। गोपाल कहाँ जा रहा था? मैं भूखा था। हम पत्र लिख रहे हैं, वह शेर नहीं चीता था। द्विकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मम्मी ने मोहित को स्वेटर दिया, नर्स ने रोगी को दवा खिलाई। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं दिया और खिलाई द्विकर्मक हैं। ऐसी क्रियाओं के साथ मुख्य कर्म तथा गौण कर्म प्रयुक्त होते हैं। प्राणीवाचक कर्म गौण तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य होते हैं। प्राणीवाचक कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और गौण कर्म के साथ को नहीं लगाया जाता। अपूर्ण क्रिया, सकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा कर्म और अकर्मक क्रिया में कर्ता अपेक्षित होता है, किंतु कभी कभी क्रिया अपूर्ण रह जाती है। उदाहरण देखिए, वह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह खरीद रहा है। इन वाक्यों के अर्थ अपूर्ण हैं। इनकी क्रियाएं वाक्य में प्रयोग होने पर भी अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाती। ये अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। उपरोक्त वाक्यों के पूर्ण अर्थ या रूप निम्न प्रकार हैं। वह घंटा घर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वह अलमारी खरीद रहा है। पूरक, अपूर्ण क्रियाओं के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है